Okay, so today we will do our chapter spoken English. Okay, this chapter aims to give you tools to refine your spoken communication skill. इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है? आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको रिफाइन करना, ठीक है, उसको शुद्ध करना. Spoken communication skill is a powerful tool that enables us to function efficiently in our personal and professional lives. आप सभी को पता है बेटा, स्पोकन कम्युनिकेशन जो है वो एक पावरफुल टूल है, ठीक है, किसके लिए? हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए. अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे किसी भी काम में, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो. Speech is an important aid in our interaction with an audience. The competent use of oral language will make you a better communicator and you are more likely to succeed in social and professional situations. आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सोशल एंड प्रोफेशनल सिचुएशंस में कितने सक्सेस गेन करते हो. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन इज कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी. और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है स्पोकन इंग्लिश का? कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, मतलब उसको, लैंग्वेज को समझना कि किसको किस तरह से वो आप जो बोल रहे हैं वो उसका क्या मीनिंग ले रहे हैं, वो इसको क्या कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, ठीक है. तभी तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा ना. अगर हम जो बोलेंगे उसको कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा, ठीक है. तो लैंग्वेज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्पोकन कम्युनिकेशन का वो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, मतलब लैंग्वेज को समझना, ठीक है, अंडरस्टूड करना. Even though they may be sharing the same language, the receiver should be able to understand what the sender is saying. In other words, the speech of the speaker should be clear with all the sounds clearly pronounced and with appropriate stress on specific sounds and words. The intonation of the words as well as the sentence should be appropriate to the context. जो हमारी जो लैंग्वेज है उसका वो क्या होनी चाहिए? कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है. अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे तो लैंग्वेज का कुछ और ही मीनिंग जाएगा दूसरे के सामने. द फॉलोइंग सेक्शंस विल इंट्रोड्यूस यू टू दिस एस्पेक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश. एंड फर्स्ट वन इज फोनीम. Now, what is phoneme? Phoneme, the minimal distinctive unit of speech in a language is called phoneme. phoneme क्या होता है बेटा? एक सबसे छोटी इकाई होती है स्पीच की, ठीक है. जो हम बोलते हैं, हमारी जो ध्वनि है, साउंड है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको phoneme बोलते हैं. Phoneme is an independent speech sound and it contrasts with the other sounds of the language. और phoneme क्या है? एक independent speech sound है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता. This means that if one phoneme is replaced by another phoneme, it would bring about a change in the meaning of the word to which the change has been made. अगर हम phoneme को चेंज कर देते हैं दूसरे phoneme से तो क्या होगा? उसका वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश हैज़ अ phoneme प एंड ब. आपने पहले भी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, जो साउंड्स होती हैं हमारी उनके बारे में आपने पढ़ा है ना पहले. आर यू लिसनिंग मी? यस मैम. हाँ, वावल साउंड्स के बारे में पढ़ा था, कॉन्सोनेंट साउंड्स और डिप्थोंग्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है. वावल साउंड्स कितने होते हैं? 5. वावल साउंड्स, वावल्स नहीं, साउंड्स के बारे में आपने पढ़ा है ना, बीए फर्स्ट में भी थे. वावल साउंड्स कितनी होती हैं? 21. 12 होती हैं, ठीक है. वावल साउंड्स 12 होती हैं. और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं?
कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं 24, ठीक है, और डिप्थोंग कितने होते हैं? 8। ओके, ये आपके बुक में फर्स्ट पेज है स्पोकन इंग्लिश से भी पहले, उसमें ये मेंशन किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो दोबारा से, ठीक है। वावल साउंड्स 12 होती हैं, डिप्थोंग 8 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं? 24 होती हैं, ठीक है। तो जो वर्ड है पिन, हम फनीम पढ़ रहे थे, इन फनीम द वर्ड पिन इज replaced by b, the word changes to bin। अगर हम पिन वर्ड का जो p है उसके रिप्लेस पे हम b लिख देते हैं तो ये पिन के प्लेस पे क्या बन जाएगा? बिन। बिन, ठीक है। p के प्लेस पे b रखेंगे तो बिन बनेगा ना, देयर बाय चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। और फिर क्या होगा? पिन का मीनिंग अलग होता है, बिन का मीनिंग अलग होता है, तो वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक फनीम को दूसरे फनीम से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है? वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे पिन, बिन, ठीक है। आप ऐसे और भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। Identify whether two sounds in a language are phonemes. One must look for their minimal pairs. A minimal pair consists of two words which are identical except for a single phoneme at a particular position. जो मिनिमल पेयर होते हैं जैसे पिन, बिन, ठीक है, ये मिनिमल पेयर है क्योंकि इनका सिर्फ एक ही वर्ड सेम है, बाकी के जो वर्ड्स है वो क्या है? एक वर्ड अलग है, सॉरी, और बाकी के वर्ड सेम है। जैसे पिन, बिन में प और ब का ही डिफरेंस है, ठीक है, तो ये क्या है? मिनिमल पेयर है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज एक्सेप्ट फॉर द प्लोसिव्स दे हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। प्लोसिव्स के अलावा उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक है। सिर्फ प और ब की जो साउंड है वो डिफरेंट है, बाकी सेम है। इन और इन दोनों में इन इन आ रहा है ना। आप ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हीरो एंड जीरो, ठीक है, हीरो में एच और जीरो में जेड। अगर हम दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं तो बाकी का तो सेम है ना, सिर्फ जेड और एच ही डिफरेंट है, ठीक है। और एच और जेड को चेंज करने से क्या होता है? इनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। हीरो का मीनिंग अलग होता है, जीरो का मीनिंग अलग होता है, ओके। हाँ ऐसे जी ही मैम। ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं जैसे बन, फन, ठीक है, पन, रन, सन। इनमें क्या है? एक्सेप्ट प्लोसिव दे हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। उनका जो फर्स्ट साउंड है उसको छोड़ के पूरा स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, सिर्फ हम फनीम को चेंज कर देते हैं तो वर्ड चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है। फनीम क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नाउ हियर इज सिलेबल एंड सिलेबिक स्ट्रक्चर। सिलेबल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा है ना बी फर्स्ट में। क्या होते हैं सिलेबल? सिलेबल एक साउंड यूनिट होती है, ठीक है, द phonological unit which depicts the organization of speech sound in a word is known as the syllable। जो स्पीच साउंड की ऑर्गेनाइजेशन को डेपिक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सिलेबल बोलते हैं, और ये एक साउंड यूनिट होती है, ठीक है। जैसे आपको जब एग्जाम्पल करवाएंगे तब आपको क्लियर होगा। ए सिलेबल ऑलवेज हैज ए न्यूक्लियस विच इज जनरली ए वॉवल, ठीक है। एक सिलेबल में क्या होता है? एक वॉवल आपको जरूर मिलेगा। दिस सिलेबल न्यूक्लियस इज जनरली प्रीसीडेड एंड और फॉलोड बाय वन और मोर कॉन्सोनेंट। और जो ये एक वावल होगा उसमें या तो वो कॉन्सोनेंट के पीछे यूज होगा या फिर कॉन्सोनेंट के पहले यूज होगा, ठीक है। द कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग द वावल इन ए सिलेबल इज आर कॉल्ड द ऑनसेट। और जो कॉन्सोनेंट वावल के पहले यूज होंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे?
onset. The consonant following the vowel in syllable are called rhyme और rhyme. और जो कॉन्सोनेंट वावल के बाद में यूज होंगे उसको, वो जो सिलेबल होगा उसको क्या बोलेंगे, राइम और राइम. दस द सिलेबल स्ट्रक्चर मेनली कंटेन्स टू पार्ट्स. तो एक सिलेबल के टू पार्ट हो गए, ऑनसेट एंड राइम. ऑनसेट में क्या होगा, कॉन्सोनेंट वावल से पहले यूज होगा, और राइम में क्या होगा, कॉन्सोनेंट वावल के बाद में यूज होगा. दिस सिलेबल स्ट्रक्चर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज CVC. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, CVC, consonant vowel consonant. In phonetic transcription syllable are separated by dots. और जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो सिलेबल को सेपरेट किया जाता है डॉट से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल में ब्यू, फिर स्ट्रेस आया, टी, फिर स्ट्रेस आया, फिर फुल. ठीक है, ब्यूटीफुल. तो 3 बार स्ट्रेस आ रहा है, तो 3 सिलेबल्स हो गए इसके अंदर. ठीक है, एक वर्ड को 3 यूनिट्स में बोला जा रहा है, ब्यूटीफुल. ठीक है, तो 3 यूनिट्स हो गई ना. तो 3 यूनिट्स, हमने यही तो पढ़ा है कि सिलेबल क्या होता है, साउंड यूनिट होती है. ठीक है, तो ब्यूटीफुल को 3 यूनिट्स में हमने डिवाइड करके बोला है, तो इसमें 3 सिलेबल्स हो गए. ठीक है, जैसे डिस्क्रिपेंसी, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 syllables हैं. While most syllables have a nucleus, a vowel between two consonant. Most of the syllables में क्या होता है कि 2 consonant के बीच में एक vowel मिलता है, लेकिन some syllables only contain consonants yet form a syllable on their own. लेकिन कुछ syllables क्या होते हैं कि उसमें कॉन्सोनेंट होते हैं और फिर भी वो अपना एक अलग ही सिलेबल बना लेते हैं. दीज आर कॉल्ड सिलेबिक कॉन्सोनेंट. और इस टाइप के जो सिलेबल्स होते हैं उनको सिलेबिक कॉन्सोनेंट बोलते हैं. ठीक है. फ्रीक्वेंटली, सॉरी कहाँ पे आ गया, फ्रीक्वेंटली म न ल, ये जो साउंड है फंक्शन है सिलेबिक कॉन्सोनेंट. ये किस क्या फंक्शन करते हैं, सिलेबिक कॉन्सोनेंट का काम करते हैं. एग्जाम्पल्स आर बॉटम, सडन, लूजन, स्टल. ठीक है. Where the vowel in the second syllable is not pronounced and the second syllable can be represented as T, TM, DN, ZN and TL respectively. तो इन एग्जाम्पल्स में क्या है कि सेकेंड सिलेबल इज नॉट प्रोनाउंस्ड. ठीक है, वावल जो है सेकेंड सिलेबल में वो प्रोनाउंस नहीं हुआ है. जैसे बॉटम. ठीक है, बॉटम, इसमें वावल को प्रोनाउंस नहीं किया गया ना, बॉटम. इसमें बिल्कुल हल्की सी साउंड आती है, बॉटम, सैडन, लूजन. ठीक है, तो इसमें ये अपने आप में ही ये सिलेबल बना लेते हैं. इनको सिलेबिक कॉन्सोनेंट बोलते हैं. ठीक है, TM, DN, ZN, TL, ये वाले. The words which consist only one syllable are called monosyllabic. जिसमें सिर्फ एक ही सिलेबल होगा जिस वर्ड में, उसको क्या बोलेंगे, मोनोसिलेबिक. फॉर एग्जाम्पल कैट. कैट को हमने एक यूनिट में बोल दिया ना, तो इसको, इसमें कितने सिलेबल्स हैं, एक सिलेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसिलेबिक. ठीक है. द वर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 syllables आर कॉल्ड बाइसिलेबिक. जिन वर्ड्स के अंदर 2 सिलेबल होंगे उनको क्या बोलेंगे, बाइसिलेबिक और डाइसिलेबिक. फॉर एग्जाम्पल लवली, लवली, 2 यूनिट में बोल रहे हैं इस वर्ड को, तो 2 सिलेबल हो गए. ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, बाइसिलेबिक वर्ड. Those consisting of 3 syllables are called trisyllabic. जिसमें 3 syllables होंगे उसको क्या बोलेंगे, trisyllabic. For example, familiar, familiar, 3 यूनिट्स में बोल रहे हैं ना, familiar,
तो 3 यूनिट्स में बोलेंगे, तो ये 3 syllables हो गए इस वर्ड के अंदर। वर्ड्स विद मल्टीपल syllables आर कॉल्ड पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। और जिन वर्ड्स के अंदर मल्टीपल syllables होते हैं, मतलब 3 से ज्यादा होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। ठीक है। जिसमें एक सिलेबल होगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक। जिसके अंदर 2 सिलेबल होंगे उनको क्या बोलेंगे? बताओ बेटा अभी। डिसिलेबिक। डिसिलेबिक। हाँ, बाइसिलेबिक। बाइसिलेबिक या फिर डाइसिलेबिक। और जिसके अंदर 3 सिलेबल होंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्राइसिलेबिक। ट्राइसिलेबिक। ठीक है। और जिसके अंदर मल्टीपल सिलेबल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? पॉलीसिलेबिक। पॉलीसिलेबिक। पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। ठीक है। तो ये सब क्लियर है आपको? हाँ जी मैम। यस मैम। ओके बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ये आपको तभी आएगी जब आपको साउंड्स याद होंगी, साउंड्स के जो सिंबल हैं वो याद होंगे। आपको ये फर्स्ट पेज फिर से रिवाइज करना है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें ये साउंड्स है सारी। ठीक है। उनके जब वो आपको आएंगी और जब आपको ये स्पीच बोलना आ जाएगा, जैसे जैब है, ठीक है, जैब को अच्छे से प्रोनाउंस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसकी वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी। ठीक है। जैसे जैब है, जैब में ज के लिए क्या साउंड थी? डीजेड। ठीक है। और ए वो वाला ए की भी 3 साउंड्स पढ़ी थी हमने। ठीक है। ये कौन सा ए है? जो जब आवाज साउंड लंबी जाती है ए की। ठीक है। जैब। ऐसे ब ब की बी साउंड, बी ये था, बी सिंबल था बे साउंड का। ठीक है। तो जैब के लिए क्या हो गया? डीजेड, ए और ब। तो जैब में ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही कनिंग, कंटिन्यू, हॉस्पिटल, वेरियस, इंटेंशनल, एलिफेंट, इवनिंग, इनको आप खुद से प्रोनाउंस करके और इनकी जो साउंड्स के सिंबल हैं वो यूज करके आप इस एक्सरसाइज को करोगे। ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कल मुझसे पूछना। ओके। और हाँ इसमें से मत देखना, इसमें गलत भी हो सकता है। ठीक है। ये मैंने फिल नहीं की हुई, पहले से फिल है, किसी बच्चे ने भी, कोई बच्चा भी कर सकता है। तो ये आप फिल किया हुआ मत देखना, आप खुद का करना। ओके। यस मैम। नाउ हियर इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस और एक्सेंट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश। स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस नहीं है टेंशन वाला। ठीक है। ये स्ट्रेस है जब हम बोलते टाइम किसी वर्ड पे ज्यादा जोर देते हैं तो उसको स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है। Stress or accent is an important feature of English, and clarity in the language depends to a large extent on the speaker's ability to use the English stress system. Stress is a means of making a syllable or a word appear more prominent than others to which it is linked in speech. The three markers of stress in English are loudness or greater breath force. Second one is length of the vowel in a syllable. Third one is pitch change. ठीक है। स्ट्रेस इज ए मीनिंगफुल फीचर एट द लेवल ऑफ बोथ वर्ड्स एंड सेंटेंस। जो स्ट्रेस है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इंग्लिश में। ठीक है। स्ट्रेस को एक्सेंट भी बोलते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, 3 मार्कर्स हैं इसके। लाउडनेस मतलब कोई वर्ड कितना जोर से बोला जा रहा है। लेंथ ऑफ द वावल, सिलेबल के अंदर जो वावल हैं उसकी लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको कितना स्ट्रेस देके बोलेंगे। पिच चेंज मतलब हमारी पिच कितनी जल्दी चेंज हो रही है या फिर देर से चेंज हो रही है, इस पे स्ट्रेस डिपेंड करता है। ठीक है। तो स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है। और स्ट्रेस का मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस is during articulation of polysyllabic words in English, one or more syllables are more prominent than others.
दिस प्रोमिनेंस इज कॉल्ड वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस क्या होता है बेटा, जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग आर्टिकुलेशन ऑफ पॉलीसिलेबिक वर्ड, जब कोई पॉलीसिलेबिक वर्ड बोलते हैं जिसमें बहुत सारे सिलेबल्स यूज होते हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या होता है कि एक सिलेबल दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दिस प्रोमिनेंस इज कॉल्ड वर्ड स्ट्रेस। तो ये जो प्रोमिनेंस है, जो ये इम्पोर्टेंस है एक वर्ड की, उसको वर्ड स्ट्रेस बोलते हैं। Monosyllabic words consisting of one syllable, when uttered in isolation, are spoken with force, but in a word consisting of two syllables, either the first or the second syllable is stressed. जब हम एक कोई भी बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड जिसमें एक ही सिलेबल होता है, तो उसको तो हम फोर्स के साथ बोलते हैं, लेकिन जब कोई दो सिलेबल यूज होते हैं एक वर्ड में, तो क्या होता है, या तो फर्स्ट वाले पे ज्यादा जोर देंगे या सेकंड वाले पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे, ठीक है। तो हो गया ना इम्पोर्टेंट, जिस पे ज्यादा स्ट्रेस लगेगा वो प्रोमिनेंस हो गया, प्रोमिनेंट वर्ड हो गया। All the syllables in a polysyllabic word do not have the same degree of stress. और जो polysyllabic words हैं उनकी सेम, उसमें सेम डिग्री नहीं होती, स्ट्रेस की अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर इन ए टू syllable word with the first syllable louder than the second. टीचर, टीचर में टी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं ना, सेकंड से दो सिलेबल है टीचर, ठीक है। टीचर में टी पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और चर पे कम स्ट्रेस दे रहे हैं, तो क्या हो गया, द vowel in the first syllable which is stressed is also longer than in the second syllable. और जो फर्स्ट वाले को जब हम बोल रहे हैं टी, तो ये उससे लॉन्गर भी है सेकंड वाले से। टी को हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं बोलने में और चर को कम टाइम दे रहे हैं, टीचर, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, इन डिक्शनरीज a vertical bar is placed above and in front of the syllable that carries a primary stress on the, or the main stress of the word. तो ये कह रहा है कि डिक्शनरीज में कैसे शो करते हैं इस चीज को, ये वाले जो ये वर्टिकल बार जो शो किया हुआ है ना इसमें, इसके अंदर एक एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ठीक है। ये मार्क हम यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द वर्ड टीचर एंड द लेटर वुड बी मार्क फॉर स्ट्रेस एज टीचर एंड लेटर। इस पैराग्राफ में आप लास्ट लाइन में देखिए, टीचर में टी से पहले एपोस्ट्रोफी सिंबल है टी, और उसके बाद डॉट है। डॉट किस लिए है, क्योंकि दो सिलेबल है तो सेपरेट करने के लिए डॉट लगाया बीच में, ठीक है। टीचर, टी प्राइमरी है, ठीक है, स्ट्रेस इस पे ज्यादा है तो इसके ऊपर हमने लगाया ये मार्क जो टी के पास लग रहा है। लेटर, लेटर में भी लेट प्राइमरी है तो इसके साथ में लगेगा ये मार्क, और फिर डॉट, फिर टर। क्लियर है ये चीज, या मैं रिपीट करूं? यस मैम, दी हुई है। ओके, so let's move further. In polysyllabic words with three or more syllables apart from primary stress, some syllables take secondary stress, a weaker stress on another syllable. जो पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होते हैं जिसमें तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक एक जो वर्ड है उस पे तो कम स्ट्रेस है और दूसरे पे ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। तो जिस पे ज्यादा स्ट्रेस है उसको प्राइमरी स्ट्रेस बोलेंगे, और जिस थोड़ा सा उससे कम है उसको सेकेंडरी स्ट्रेस बोलेंगे। दिस इज इंडिकेटेड बाय अ वर्टिकल बार। और सेकेंडरी स्ट्रेस जो होता है, थोड़ा सा उससे वीक स्ट्रेस जो होगा उस पे हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला, ये वर्टिकल बार है और बीच में देखो नीचे लगाया हुआ है, उसमें ऊपर था प्राइमरी के लिए ये एपोस्ट्रोफी और इसमें नीचे है ना, शो हो रहा है आपको? यस मैम। हाँ, यस मैम। placed below and in front of a syllable with a secondary stress. For example, photographic. अब फोटोग्राफिक वर्ड कैसा है, फोटोग्राफिक वर्ड में बहुत सारे सिलेबल्स हैं, ठीक है, दो सिलेबल का वर्ड नहीं है ये। फोटोग्राफिक मतलब 4 सिलेबल्स हो गए,
ठीक है, फोटोग्राफिक, 4 सिलेबल्स हो गए। तो 4 के लिए हमने इसमें 4 डॉट लगा दिए, लगे हुए हैं ना 4 डॉट फोटोग्राफिक में। यस मैम। हाँ, अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्ट्रेस देखेंगे किस पे है, मतलब सबसे ज्यादा फोटो, ठीक है। टो, टो पे ज्यादा हम, सॉरी फोटोग्राफिक, हाँ, ग्रह, जी से पहले लगाया हुआ है इसने, ठीक है, मतलब ग्रह पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो ये प्राइमरी हो गया। और फोटो, फोटो में फा पे थोड़ा सा कम दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पी से पहले हो गया और नीचे की साइड। तो सेकेंडरी पे तो नीचे लगाएंगे और प्राइमरी स्ट्रेस में ऊपर लगाएंगे, ठीक है, with the secondary stress placed on the first syllable and the primary stress on the third। थर्ड syllable पे प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल लगा है, ठीक है, ग्रैब पे। और फुटो, पी से पहले क्या लगा है, सेकेंडरी स्ट्रेस का सिंबल लगा है। समझ गए ये चीज? यस मैम। हम्म, तो आज के लिए आई थिंक इनफ है। यस मैम। यस मैम। Rest of the part we will do in next class, okay। जी मैम। आप बेटा इसकी प्रैक्टिस करना,